हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था प्लास्टिक के प्रकार के बारे में, और प्लास्टिक के आपने देखा था दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमने देखा था पहला तो था जो एकल रेखिक बंध बना रहा था, और दूसरा था जो क्रॉस बंध बना रहा था। उसी आधार पर हमने प्लास्टिक को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला था थर्मोप्लास्टिक और दूसरा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि प्लास्टिक में ऐसी क्या खास बात है जिसका हम इतना यूज करते हैं, उसका हर जगह पर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखते हैं प्लास्टिक के यूज क्या क्या है। तो दोस्तों विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक एक विकल्प पदार्थ के रूप में कैसे है, तो वो हम वहां पर पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। पहला है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। दोस्तों आपने देखा होगा लोहा या जो धातु होती है वो क्या करती है, किसी भी चीजों से क्रिया करके क्या करती है, दूसरे उत्पाद बना देती है, जिससे उनका धीरे धीरे संक्षारण होने लग जाता है। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, तो जंग लगने के बाद क्या होता है, लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है। वैसे बहुत सारी धातु होती है जो दूसरी वायुमंडल की वायु एवं नमी से क्रिया करके बहुत सारी वो जो धातु होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो वही प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, अनअभिक्रियाशील। नाम से ही पता पड़ रहा है ये किसी से क्रिया नहीं करता है। ये अनअभिक्रियाशील कैसे, आपने देखा होगा प्लास्टिक आप पानी में इसको कैसे भी यूज कीजिए, पानी में इस पे जंग लगता है, नहीं लगता है, खराब होता है, खराब भी नहीं होता है ये, या ये धूप में भी खराब होता है, लेकिन बहुत सालों बाद धूप में धीरे धीरे खराब होता है। तो ये क्या है, अनअभिक्रियाशील है। अभी तो आप छोटी कक्षाओं में, लेकिन जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे, आप लैब में जाओगे, प्रयोगशाला में जाओगे, तो आप देखोगे तो लैब में जो रसायन होते हैं, केमिकल्स, उनको क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती है उनमें भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है, वो उन रसायनों से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए उन्हें प्लास्टिक की बोतलों में भरकर रखा जाता है। तो ये तो पहला यूज हो गया। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक हल्का, प्रबल एवं चिरस्थायी। दोस्तों प्लास्टिक आपने हर चीज में देखा होगा, बाल्टी हो गई, मग हो गए, कंगिया हो गई, हर चीज में प्लास्टिक है। इतना हम प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो हल्का होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ते होते हैं, और इन्हें हम किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक का हर जगह यूज होता है। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्लास्टिक कुचालक होता है। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक कुचालक होता है, जिसका उपयोग हम जो बर्तन होते हैं उनके पीछे हत्थे लगे हुए तो उनमें करते हैं, ताकि वो गर्म नहीं होते और वो पिघलते नहीं हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो। और आपने देखा होगा कुचालक, ये अग्निशामक जो यह दल होता है उसमें भी प्लास्टिक के जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है उसका उपयोग, जो दमन कर्मी होते हैं वो उनकी जो पोशाकें होती है उन पर मेलामाइन का उपयोग होता है, जिससे क्या होता है कि वो आग नहीं पकड़ते। इसके बारे में हम आगे यूज में भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया प्लास्टिक कुचालक, यानी ये ऊष्मा और ताप का कुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। तो चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक का क्या यूज है? आपने देखा होगा सिरिंज या फिर आपके जो दवाइयाँ आती है वो सब क्या होते हैं, प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक पैकिंग में ही होती है। तो जिसमें क्या होता है, ये पहला पॉइंट से आपको पता था अनअभिक्रियाशील, तो वही चीज यहाँ पर है। क्योंकि हम चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील है, तो ये किसी से क्रिया नहीं करता। तो हम दवाइयों और जो सिरिंज विरिंज आती है उनका चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो आपने देखा होगा जो ये यंत्र होते हैं चिकित्सीय, वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक पात्र, माइक्रोवेव ओवन, इसका मतलब क्या है? आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, वो खाने की चीजें होती है उनको हम गर्म करते हैं। तो उसमें हम प्लास्टिक का यूज कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कुछ पात्र होते हैं प्लास्टिक के जो उष्मारोधी होते हैं, यानी वो उन पर उष्मा या ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उन पात्रों को क्या करते हैं, उनमें खाना रखा और उनको ओवन में रख देते हैं। अब खाना तो गर्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक पर ताप या उष्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे उनका यूज हम माइक्रोवेव और ओवन में भी कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन के आगे मैंने लिखा है न चिपकने वाले बर्तन। आपने देखा नॉन स्टिक बर्तन, आपके घर में भी यूज होता होगा नॉन स्टिक बर्तन। दोस्तों नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनका खास उपयोग क्या है, उन पर जल और तेल की बूंदें चिपकती नहीं है। इसी वजह से जो खाना बनता है वो उन बर्तनों पर चिपकता नहीं है, इसलिए टेफ्लॉन का यूज हम न चिपकने वाले बर्तनों में भी करते हैं, जिस पर पानी और तेल की बूंद जो होती है वो चिपकती नहीं है। उसके बाद अग्निशह प्लास्टिक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, अभी यहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो अग्निशह जो दमन कर्मी होते हैं, जो आग बुझाते हैं, वो क्या करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक से बनी पोशाकों का यूज करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये प्लास्टिक के जो हमारे फायदे थे या हम प्लास्टिक को क्यों यूज करें, उसके ये कुछ पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से।
तो दोस्तों यहाँ अगला पॉइंट है हमारा प्लास्टिक और पर्यावरण, यानी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सही है या हानिकारक है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो चीजें होती है जिनका धीरे धीरे अपघटन होता है, अपघटन के आधार पर हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, जैव का यह अर्थ होता है यहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जिनका निम्नीकरण या अपघटन हो जाता है, जिन्हें तो हमने कह दिया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, वो हो गए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो दोस्तों इनमें प्लास्टिक कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय में आता है, यानी उसका अपघटन तो होता है लेकिन काफी हजारों वर्ष लग जाते हैं, धीरे धीरे बहुत इसकी जो अपघटन की प्रक्रिया होती है वो काफी धीमी होती है, यानी उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन तो नहीं हो पाता है लेकिन हजारों साल बाद धीरे धीरे इसका अपघटन तो हो जाता है। दोस्तों ये अपशिष्टों के प्रकार में दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें उनको अपघटन होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला है सब्जी और फलों के छिलके। तो दोस्तों ये जो होता है इन्हें क्या होता है, 1-2 सप्ताह में इनका धीरे धीरे क्या होता है, अपघटन हो जाता है। तो दोस्तों इनका जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए। तो दोस्तों ये हो गए जैव निम्नीकरणीय, यानी इनका निम्नीकरण 1 से 2 सप्ताह में हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कागज जो होता है उसका भी 10 से 30 दिन के मध्य अपघटन हो जाता है, ये भी जीवों द्वारा अपघटन होता है, इसीलिए इन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद सूती कपड़ा होता है, उसका भी 2 से 5 माह में अपघटन हो जाता है, तो ये इसका अपघटन हो रहा है, ये भी इसे भी हमने कह दिया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उसके बाद लकड़ी का भी 10 से 15 दिन में हो रहा है, ये भी जैव निम्नीकरणीय हो गया। उसके बाद ऊनी वस्त्र क्या होता है, लगभग 1 वर्ष का टाइम लगता है, इसमें धीरे धीरे होता है थोड़ा, तो ये भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, तो इसे हमने कह दिया जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ धातुएं दे रखी है, जैसे टीन, एल्यूमिनियम और जो भी धातुओं के डिब्बे होते हैं वो उनमें भी काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन उनका भी अपघटन जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। तो इनमें कितना समय लगता है, 100 से 500 वर्ष तक का समय लग जाता है। उसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक की थैली आ रही है, जिसमें कई वर्ष यानी बहुत हजारों वर्ष भी हो सकते हैं। तो ये जो होता है इनका जो अपघटन होता है वो जीवों द्वारा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्लास्टिक यहाँ पर हो गया जैव अनिम्नीकरणीय। तो आप सोचिए जो आप यूज करते हैं खाने के लिए, जो प्लास्टिक का यूज करते हैं, आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपने प्लास्टिक में खाना लिया और उसको प्लास्टिक को वहीं पे फेंक देते, या फिर आपके घरों में जो प्लास्टिक का यूज होता है आप क्या करते हो, पहले तो उसको एक कचरा पात्र में भर देते हो, उसके बाद आप कहीं बाहर ले जाकर फेंक देते हो। तो उस प्लास्टिक का पर्यावरण में क्या हुआ, क्या वो प्लास्टिक खत्म तो होने वाला नहीं है, हमने यहाँ पर देख लिया। तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कौन कौन सी हानियां पैदा कर रहा है। तो दोस्तों जो प्लास्टिक होता है वो पहली बात तो मृदा में जाकर मिल जाता है, मिलने के बाद क्या होता है, जो भूमि की उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। अगर हम उसे जलाकर खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जलाने से उसमें हानिकारक धुआं निकलता है, वो धुआं पर्यावरण प्रदूषण करता है, जिसमें बहुत हानिकारक गैसें होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, या फिर इनसे बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियां भी इन्हीं की वजह से हो सकती है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर है 5R सिद्धांत। दोस्तों ये 5R सिद्धांत आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, छोटा या बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखिए दोस्तों 5R सिद्धांत का अर्थ क्या है, पहला है उपयोग कम करना, यानी रिड्यूस। पहले आर का अर्थ हो गया रिड्यूस, यानी प्लास्टिक का उपयोग कम करिए ताकि ये पर्यावरण में कम फैलेगा। उसके बाद होता है पुनः उपयोग, यानी जो प्लास्टिक आपके घर में है उसी का उपयोग आप पुनः बार बार करिए, उसको फेंकिए मत, जब तक उसका यूज होता है तब तक उसी का यूज कीजिए। तो दूसरे आर का अर्थ हो गया यहाँ पर रीयूज। उसके बाद तीसरा हो गया पुनः चक्रित। पुनः चक्रित यानी जो प्लास्टिक है उसको हम वापस से नई आकृति में ढाल सकते हैं, यानी हम उन्हें पिघला करके वापस उसी का उपयोग कर सकते हैं। तो यह आता है हमारा पुनः चक्रित में, जिसमें हम इसे कहते हैं रिसाइकल, यानी जो पुराना प्लास्टिक है उसको वापस हम पिघला कर नए प्लास्टिक के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे हमने कह दिया रिसाइकल। तीसरे आर का अर्थ हुआ यहाँ पर रिसाइकल। उसके बाद पुनः प्राप्त, यानी जो प्लास्टिक को हमने पुनः चक्रित किया उसे हम पुनः प्राप्त करते हैं, जिससे कहते हैं रिकवर। यानी चौथा जो उपयोग हुआ, चौथा जो आर है उसका अर्थ हो गया यहाँ पर रिकवर, यानी पुनः प्राप्त करना। उसके बाद उपयोग ना करें, यानी जब तक हमें प्लास्टिक की जरूरत नहीं है या हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है तो वहां पर हम उपयोग नहीं करें, जिसे कहते हैं रिफ्यूज। तो दोस्तों ये 5 आर का उपयोग करके हम प्लास्टिक से होने वाली हानियों से बच सकते हैं। तो और दोस्तों आपने देखा होगा जो प्लास्टिक, आप कहीं पे प्लास्टिक के ढेर होते हैं, वहां देखा होगा बहुत सारी गाय या फिर जो जानवर होते हैं वो वहीं पे होते हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वो जब भी वो खाना ढूंढते हैं वहां पर तो उसके साथ में उनके
मुंह में प्लास्टिक भी चला जाता है और प्लास्टिक जो है वो उनका निम्नीकरण नहीं होता है, यानी उनका निम्नीकरण नहीं होता है तो उनका पशुओं में भी पाचन नहीं होगा। तो पाचन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो गाय भैंस या जो पशु होते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके उतना प्लास्टिक का कम यूज करें और उसका पुनः उपयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि प्लास्टिक की बहुत सारी हानियां हैं जो पर्यावरण और जीवों पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।